नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल के कार्यक्रम में कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, इसलिए कार्यक्रम संभवतः सवेरे ही लोड हो पाया वो। अगर आप लोग चाहें तो वो फेसबुक पर, उस पर गूगल पे इंस्टॉल है। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम देख सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आपको कष्ट हुआ होगा, उसके लिए हम क्षमा याची भी हैं। आज 27 मई है और शहर में तापमान में कोई कमी आज भी नहीं है। खबरें भी हैं और शहर का माहौल भी गर्म गर्म है। इसके बीच में खबरें भी गर्मा गर्म ही हैं सब। कुछ राष्ट्रीय स्तर की जानकारी भी आपको दे देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देते हुए SIR को निरंतर सही माना है और चुनाव आयोग को अधिकार माना है उन्होंने कि चुनाव अधिकार है चुनाव आयोग को कि वो SIR कर सके। पर जो मूल बात थी कि क्या चुनाव आयोग को अधिकार इस बात का है कि वो किसी की देश में उसकी जो नागरिकता है उसको लेकर जो सवाल उठाए गए थे, उस पर लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पर SIR का काम आगे निरंतर जारी रहेगा। 12 से अधिक याचिकाएं लगी थी। आगे बात करेंगे उस पर। हम सीधे खबरों पर शुरू करते हैं और आज हम अग्निबाण से शुरू कर रहे हैं। तो अग्निबाण खबर में एक खबर बहुत अच्छी है जिस पर हम बहुत दिनों से इस अभियान में लगे भी हुए हैं कि इंदौर के कुएं बावड़ियों के बाद तालाबों का भी खात्मा। 700 एकड़ पर अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण है। आधा दर्जन से ज़्यादा तालाब तो गायब ही हो गए। पहले भी ये मुद्दे उठे। शहर के अंदर बहुत सारे तालाब थे। होलकर रियासत पूरी तरह से नर्मदा के भरोसे नहीं थी। होलकर रियासत पूरी तरह से इंदौर के पानी को लेकर इंदौर के ही भरोसे थी और रियासत के बाद तक नहीं, 70-75 तक लगभग जो है हम लोगों को पानी, 70 के लगभग तक भी जो है पानी रियासत के कारण ही पुरता रहा। आबादी तब भी 15 लाख के लगभग तो पहुँच ही गई थी। पर अब धीरे धीरे वापस ये पानी की समस्या अब विकराल रूप लेने लगी है। इंदौर को अपने ही पानी पर स्वावलंबी होने की तैयारी भविष्य के लिए करना पड़ेगी। यदि भविष्य में एक बार भी नर्मदा ने अगर झटका दिया और पानी को लेकर कोई समस्या खड़ी हो तो इस शहर में वो हाहाकार देखने को मिलेगा आपको जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े शहर जो है, बड़े शहर जो पुराना इतिहास खोल के देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि वे तमाम शहर विलुप्त हो गए जो नदियों के किनारे थे। नदियों ने अपना रुख बदल दिया। तो रुख बदलने से क्या हुआ कि नदियों का पानी दूसरी जगह जाने लगा और उसके कारण वो शहर पूरे वीरान हो गए। हजारों साल पुराने इतिहास उठाओगे आप तो ये सब आप देखोगे। इसीलिए विदेशों में नदियों को पूरी तरह सहेजा गया है कि नदियों के अंदर कोई छेड़खानी नहीं हो, नदियों का निरंतर प्रवाह जारी रहे। हमारे यहाँ इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नदियाँ हमारे लिए माँ की तरह है, पर हम सारा कचरा उसी में जाके डाल देते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि शहर के कुएं बावड़ियों की जो हालत की, उस हालात को देखने के बाद भी फिर बात कर ली तालाबों के कैचमेंट एरिया की बात कर लें या तालाबों की चैनल की बात कर लें। जो जहाँ जगह मिली, जिसका जहाँ जोड़ चला वहाँ कब्जा करता गया और उन तालाबों को भी ख़त्म करने की ओर बढ़ा दिया। तालाबों का मुद्दा जो है कई सालों से उठता आ रहा है। इस बार इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है कि इस बार हालत बद से बदतर हो गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस दिन नर्मदा ने हमारा साथ छोड़ दिया, आप सोचिए इस शहर की क्या हालत होगी, इस शहर के क्या हाल होंगे, सोचा नहीं जा सकता है। बात कर लेते हैं। 700 एकड़ से ज़्यादा कब्जे जो हैं तालाबों की पालों पर हैं। तालाबों की पालों पे, उसकी कैचमेंट एरिया पर, उसकी चैनल पर कब्जे होंगे। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंदौर शहर में होलकर रियासत के समय जो तालाब इसीलिए बनाए गए थे कि शहर के पानी की पूर्ति होती रहे। इसको तो भुला दिया गया। हम नर्मदा का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण ही करते रह रहे हैं और पैसा लगा के नर्मदा जी से ही पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस दौड़ भाग में ये क्यों भूल गए हैं कि पानी हमारे यहाँ पे जो तालाब बनाए गए थे होलकर ने, उन्होंने ये सोचकर ही बनाए थे कि शहर की जब आबादी बढ़ेगी, शहर का जब फैलाव होगा, तब पानी की व्यवस्था कैसे होगी। तब छोड़कर इतने बड़े जगह ज़मीनें होलकरों ने दी थी, तालाब के लिए ज़मीनें दी थी, उस पर तो बात करें कि नेताओं, उनके पट्टों ने कब्जे कर लिए और उन कब्जों को हटाने की हिम्मत जो है वो सरकार नहीं कर पा रही है। अब बात करती है कि हम कब्जे हटाएंगे। 10-15 दिन बाद अगर पानी शुरू हो गया तो उसके बाद में सब धरा का धरा रह जाएगा। फिर हम अगले साल बात करेंगे कि तालाबों के एरियाओं का सीमांकन करा लिया है हमने, कब्जे चिन्हित करा लिए हैं, अब हम जो है इस पर काम शुरू करने वाले हैं। मतलब बात वही है, जब तकलीफ आएगी तब हम फिर जागेंगे। अभी तो हमने फिर वही तो ठाक के पात वाली बात कर ली। आज तालाबों पर कब्जे हटाने निकले हैं आप। इतने दिन से क्या कर रहे थे? पूरी गर्मी निकल गई हैगी। 10 से 15 दिन में बारिश आने वाली, 4 से 5 दिन बाद का प्री मानसून का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि नर्मदा का एक चरण लाने पर जितनी राशि खर्च हो रही, उसकी पाव राशि में मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंदौर शहर के सारे तालाब जागृत किए जा सकते हैं। केवल अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास की भारी कमी है। अधिकारी केवल आते हैं अपना तबादला होने तक के लिए काम करने, पर इस शहर से जुड़ कर कहते हैं ना कि इस शहर से अब इंदौर की आवाज़ ख़त्म हो गई
किसी ज़माने में इंदौर के राजनेता इंदौर की आवाज़ हुआ करते थे, अब इंदौर की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसी का परिणाम है कि 700 एकड़ ज़मीन पे धीरे धीरे होकर तालाबों पे कब्जे हो गए। कोई कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म से दोपहर न्यूज़ से हम लंबे समय से लगे हुए तलावली चांदा तालाब को लेकर। तलावली चांदा तालाब जो है 100 एकड़ का तालाब है। मंत्री ने अपने खास आदमी को जो है होटल खुलवा दी, कहाँ पे? तालाब के अंदर। और अब तो 20-30 दुकानें भी बन गई वहाँ। और वो तालाब जो है तलावली चांदा का, वो मात्र 20 एकड़ का रह गया। 100 एकड़ का तालाब अगर कोई अधिकारी सौगात में दे के जाएगा इस शहर को, तो उसकी आरती उतारना चाहिए शहर को, क्योंकि भविष्य में वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम कुछ तो करके जा रहा है। बाकी लोग तो केवल तालाब देखने जा रहे हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शर्म की बात है, और ये बहुत शर्म नहीं है, डूब मरने की बात है इस शहर के लिए। एक दिन ऐसा आएगा कि शायद हम रीगल टाकीज पर तमाम लोग तालाब के पानी बचाने को लेकर मोमबत्ती लेके जलाते हुए दिखेंगे। फिर वो अधिकारी इंदौर में जो है आरती उतारने लायक काम करके जाएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है क्या? इसकी उम्मीद बहुत कम है। फिर भी अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो उसका तो कोई इलाज हमारे पास भी नहीं है। हम तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए इस शहर को। इसमें सर एक ही खबर ली हमने, एक ही खबर है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी नियमित खबरें इसलिए हमने ली नहीं। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं, पहले पेज की खबरों की बाद में बात करेंगे। एक जानकारी आपको देता हूँ, शहर भर में तमाम शराब की दुकानों के बाहर आसपास जो अहाते लगातार खुलते चले जा रहे हैं, ये अहाते की अनुमति कहीं नहीं है। अहाते की अनुमति शिवराज सिंह चौहान के ज़माने में बंद कर दिए गए थे, अहाते नहीं खोले जाएंगे। पर इसके बाद भी ऐसी कोई शराब की दुकान नहीं जिसके आसपास में अहाता नहीं खुला हुआ हो। और जहाँ नहीं खुला हुआ वहाँ बगीचों का भरपूर उपयोग हो रहा है, मैदान का भरपूर हो रहा है। अब माननीय मंत्री जी ने एक आदेश निकाला है कि जहाँ जहाँ भी अहाते उनको तत्काल हटाने का काम शुरू किया जाए। देखते हैं आपका विभाग कब तक ये काम करता है, पर मेरे को उम्मीद इससे बहुत कम। फिर हम आ जाते हैं एक और खबर पर, तालाब से ही पानी से जुड़ी हुई। होलकर रियासत की जो ऐतिहासिक बावड़ियाँ थी, जो अंडरग्राउंड बनी हुई थी, उसके अंदर चंपा बावड़ी का इसमें जिक्र आज दोपहर में। चंपा बावड़ी की हालत ये है कि चंपा बावड़ी के अंदर इतना ज़्यादा नीचे की साइड कमरे बना के रखे गए थे ताकि भविष्य में जब भी गर्मी पड़े तो उन चंपा बावड़ी के नीचे जाके आप आराम से रह सकते हैं। इतनी व्यवस्था भी राजा रजवाड़ों ने कर रखी थी। और वहाँ पर पानी आज भी एकमात्र बावड़ी ऐसी जिस पर निरंतर पानी का प्रवाह बना हुआ है। उसका मूल कारण है कि आसपास के बोरिंग है नहीं वहाँ, और जो ज़मीनें खाली पड़ी है उसका जो जल स्तर नीचे जा रहा है वो चंपा बावड़ी में आ रहा है। तो एक तालाब का था, एक 900 साल पुरानी और ऐतिहासिकल राऊ क्षेत्र में उसका भी बावड़ी का जीवन पुताई रंगाई पुताई तो की गई है। पर अब सवाल उठता है कि उसमें पानी कितना आएगा और कितना पानी उसका लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बावड़ी है आपके पास में तो उसके पानी का उपयोग भी आपको करना पड़ेगा, तभी वो बावड़ी जिंदा रहेगी, नहीं तो बावड़ी धीरे धीरे फिर ख़त्म हो जाएगी। क्या बात? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुएं बावड़ियों के जो है आप संरक्षण की बात तो करते हैं, मुझे ये समझना पिछले 3 सालों से संरक्षण की बात कर रहे हैं। जब उन्हें आपने संरक्षित कर ही दिया है तो उस पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? आज पानी के लिए हाहाकार मचा है। हम नर्मदा की टंकियों से टैंकर भर के पानी बंटवा रहे हैं, कुएं बावड़ियों का पानी पीने लायक क्यों नहीं हो पा रहा है या उपयोग करने लायक क्यों नहीं हो रहा है? इस पर मुझे लगता है कि वाटर ऑडिट की ज़रूरत है, इस पर जो है जाँच की ज़रूरत है। कल की बात कर लें, कल के आंदोलन में चित्तू पटवारी ने कहा कि शहर की जो उन्होंने जांच करी 90% पानी पीने लायक नहीं, मतलब नर्मदा में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। तो कुएं बावड़ियों का पानी की जांच करा लें, उस पर भी काम करने की जरूरत है। कम से कम बुरे वक्त में ये कुएं बावड़ियां ही शहर को जिंदा रख पाएगी। सही बात है। जो बिलों के अंदर कुएं बने हुए हैं उसमें आज भी भरपूर पानी है, पानी उसमें से निकाला जा सकता है, उसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। उसके लिए एक तैयारी भी लगेगी। मुझे लगता है एक बेहतर प्रयास उसके लिए भी हो सकता है, इधर उधर हाइड्रेंट ढूंढने के बजाय, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुएं मिलों के अंदर देखे जा सकते हैं और अभी पानी उसमें होगा। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। कल ईद है, कल ईद जो है पर्व है। कल मस्जिदों में समय नमाज अदा होगी। 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बकरे बिके हैं अभी मंडी में। कल मंडी के अंदर तमाम जगहों पर बकरों को लेकर भरपूर मांग थी, और इस बार बकरे बहुत महंगे हैं। मतलब इस बार लोग कह रहे हैं जो खरीदने वाले कि बहुत ही महंगे हैं। छोटा बकरा भी 15,000 से कम का नहीं आता। मुझे अंदाज नहीं पर कितने किलो का आता है तो मालूम नहीं, पर बहुत महंगे बकरे इस बार बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। पत्रिका खबर में एक खबर है, इस पर हम बात करें। कल आपको याद होगा शायद कि पानी को लेकर आज एक रिपोर्ट जारी की थी जीतू पटवारी ने। शहर को लेकर उन्होंने अलग जगह दिल्ली की लैब से उन्होंने जांच कराई थी। इस मामले में जो महापौर जी उनका भी कहना था कि फरवरी के लिए सैंपल की अब तक जाँच क्यों करा रहे, मतलब जाँच क्यों चल रही थी इसकी। इस मामले में सवाल जवाब होना एक अलग बात होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शहर के पानी से जुड़ा हुआ मामला तो इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर जीतू पटवारी जी के पास तो सारे सैंपल हैं तो महापौर की भी ड्यूटी बनती को सारे सैंपल लेके उसकी जांच एक बार फिर करा लेना चाहिए। हो सकता है कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिले। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए।
ना कांग्रेस को करना चाहिए ना भाजपा को करना चाहिए। कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी, सब जहर का पानी पी रहे हैं, सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, सब गंदा पानी पी रहे हैं, तो फिर आप क्यों पी रहे हो पानी? बहुत सारे लोग आपको ही वोट देते हैं, आप भी तो पानी पी रहे हो वही का वही। आप कौन सा जाके अंदर से बाहर से अलग से पानी ला रहे हो? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम सारे लोगों की एक नैतिक जवाबदारी है, चाहे वो महापौर की हो चाहे जीतू पटवारी की हो, कि शहर को साफ पानी मिले। एक जाजम पर आना चाहिए ऐसे मामले पे, एक ही जाजम पर दोनों नेताओं को आ जाना चाहिए। आप बताओ कहाँ कहाँ है, अपन इसको नए सिरे से जांच करा लेते हैं, नए सिरे से जांच करा कर गाया जाएगा तो उसको अपन ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये होता है शहर के प्रति एक समर्पण का भाव। और दूसरा होता है कि हमने जाँच की, सब निकला गलत और आप गलत पानी पी रहे हो तो क्या शहर छोड़ के भाग जाए? महापौर की भी ड्यूटी बनती है कि उससे सारे सैंपल पत्र लिख के मांग लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ के भी आपको मिले, हम और आप मिलकर उसके बेहतर सुझाव पे कोशिश करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ताकि खामियां रह गई होगी, हम और सुधारेंगे। भागीरथपुरे में आपने सुधारा ना, भागीरथपुरे में 40 लोगों के मरने के बाद में क्या किया आपने? सुधारा ना। तो अब जब अगली जगह कोई मरेगा तब सुधारेंगे। कल भी शेखर जी ने खबर दी थी बड़ी ग्वालटोली में, बड़ी ग्वालटोली के अंदर नर्मदा के पानी, नर्मदा की ड्रेनेज लाइन में से नर्मदा का पानी जा रहा है। आप बताओ कि वहाँ जब मरेंगे लोग तब हम देखेंगे क्या? नहीं, हमारा ये मानना है, ये सबका नैतिक धर्म है कि अगर पानी का मामला है उस जगह सारे लोगों को एक जायजम पे आना चाहिए, दोनों राजनेताओं को आना चाहिए, चारों राजनेताओं को आना चाहिए कि भैया इस मामले को देख लो, शहर के लोगों का मामला है, किसी का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये नैतिकता का बहुत बड़ा तकाजा है कि दोनों नेताओं को एक दूसरे का जवाबदारी जो अपना धर्म है वो स्वीकार करना चाहिए। क्या साहब? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पानी पर जो है अब सियासत करने की बजाय पानी का हल निकालने पर सोचना चाहिए। बात ये वहाँ तक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस विरोध कर रही है कि भाजपा जवाब दे रही है। इन सब चीज़ों से थोड़ा उठ के बाहर आना चाहिए। कांग्रेस राजबाड़ा पर प्रदर्शन करती है, जीतू पटवारी ऐलान करते हैं कि उन्होंने जो पानी के नमूने लिए थे, शहर में जो नमूनों की जांच करवाई थी उसमें 90% से ज़्यादा नमूने फेल हो गए। हालांकि आपको मैं ये बता देता हूं कि जीतू पटवारी जिस रपट को 3 दिन बाद सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, भास्कर ने आज उसका खुलासा कर दिया है। उस रपट को भास्कर ने आज छाप दिया है मैं सबूत के साथ में, और बता भी दिया है कि कितने नमूने कहाँ कहाँ के फेल हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि इसमें बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं कि फरवरी की जाँच के नमूने अभी तक दबा के क्यों बैठे थे। बात ये नहीं है, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, किसी भी बात को चैलेंज करने में वक्त लगता है। जीतू पटवारी ने कल राजबाड़ा से खुला चैलेंज किया है कि महापौर जी वकील हैं, अगर रिपोर्ट में कहीं गलत लिख जाए तो उन्हें कटघरे में खड़े कर देना। बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने, पर अब बात सिर्फ वही आ गई कि जीतू पटवारी का आंदोलन होता है तो तंबू में जो है पानी के फव्वारे क्यों चलाए जा रहे हैं, ये इस तरीके के मीम बनाकर जो है महापौर से जुड़े लोग चलाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश, आप निजी मत जाइए, इसे शहर हित का मुद्दा है, इसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम शहर को शुद्ध जल दे सकते हैं। इस पर बैठकर बात करिए। ना कांग्रेस बड़ी ना भाजपा बड़ी, ये शहर बड़ा है, शहर के लोगों की जान बड़ी है, उस पर तो विचार कीजिए। अब कुल मिलाकर ये हो गया है कि निजी लड़ाई हो गई है, महापौर के साथ में कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो नहीं रहे हैं, इधर कांग्रेस सीधी हमलावर उन पर होती जा रही है। अब ये तो राजनीति का हिस्सा है, इसमें किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर अगर जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं और आज जो रिपोर्ट छपी है अगर वो सही है तो इस शहर के लिए मुझे लगता है बहुत ये डरावना सच है कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा जगहों के नमूने फेल हो गए हैं। हमारा तो आग्रह है दोनों पार्टियों के राजनेताओं से, इसी दोपहर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आग्रह कर रहे हैं, कृपया इस शहर को पैनिक मत करिए। भागीरथपुरे के बाद जिन लोगों ने उस पैनिक को देखा है वो समझते हैं कि ये इतना दर्द है। दोनों नेताओं को समझना चाहिए और दोनों को एक जायजम पर आकर शहर के लिए सोचना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप थोप कर और हम तो बहुत अच्छा पानी दे रहे हैं, पिए जाओ आप, तो जब भागीरथपुरे में हुआ था तब क्यों नहीं कहा आपने कि नहीं हमारा पानी तो बहुत अच्छा है। अब इसी प्रकार की एक और पानी खबर पर हम बात कर लेते हैं कि आज प्रभात खबर में भी एक खबर हमने सुना है, आज पानी पर ही मुद्दा है, वो भी टंकी से टैंकर भरने पर रोक लग गई है शहर भर में। कल भी हम बात कर रहे थे, कुछ क्षेत्रों में बात कर रहे थे कि टंकी के बहुत सारे टैंकर शहर में खाली घूम रहे हैं, जो पानी की तलाश में घूमते पाए जाते हैं। मैंने 2-4 क्षेत्रों में बात की, बोले भाई साहब टैंकर खाली घूम रहे हैं क्योंकि पानी मिल नहीं रहा कहीं से, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रभात खबर टंकी से टैंकर भरने पर रोक लगी हुई, क्या मामला भाई? जी बिल्कुल, कलेक्टर सरकार जो है जल संकट पर सरकार एक्शन में आई थी, उसके बाद में जिला कलेक्टर को जो है मैदान में उतारा गया। कलेक्टर शिवम वर्मा 3 दिन से पानी के इंतजामों को लेकर सुबह से निकल रहे हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने 2 काम जो है सबसे पहले शुरू कराए हैं। कलेक्टर शिव वर्मा का कहना है कि सबसे पहले तो पानी को लेकर जहाँ जहाँ से शिकायतें आ रही है वहाँ पर तुरंत पानी भेजा जाए। बात की जा रही है जहाँ नर्मदा नहीं है उन इलाकों में तो लगातार टैंकर जाना ही चाहिए। फिर बात कर दी कि उन्हें टैंकर में पानी कहाँ से आएगा,
उनका कहना, साफ कहना है कि टंकियों से किसी भी हालत में टैंकर नहीं भरे जाने चाहिए। जब वे नगर निगम कमिश्नर थे, इस पर उन्होंने रोक लगा रखी थी। टैंकरों को भरने के लिए हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट जो सूख गए, नए हाइड्रेंट की तलाश की जाए। निजी हाइड्रेंट जो चल रहा है, जिसमें शहर में धड़ल्ले से पानी बेचा जा रहा है, हजारों रुपए टैंकर के अंदर, उन निजी हाइड्रेंट तक नगर निगम पहुंचा है, उन हाइड्रेंट को अपने कब्जे में लिया है। कोशिश ये की गई, हाइड्रेंट से अगर 10 टैंकर भरा जाते हैं दिन भर में, तो 5 नगर निगम के भराए जाएंगे, आप 5 जो है हाइड्रेंट मालिक के भराए जाएंगे। नए बोरिंग कराए जा रहे हैं, उसमें तुरंत मोटर डाल दी जा रही है, तुरंत बिजली कनेक्शन कराए जा रहे हैं और हाइड्रेंट के रूप में उसका इस्तेमाल शुरू कराया गया। तो मुझे लगता है कुछ दिन में ये हालात तो वे सुधार ही देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि बात कर लें तालाबों के संरक्षण की। तालाबों के संरक्षण और सीमांकन का काम उन्होंने करा लिया है, जल्द ही कब्जों पर कार्रवाई शुरू करने की बात कह रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। हरियाली को लेकर भी नगर निगम और जिला प्रशासन स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ये तो तमाम खबरें थी जो शहर से आपसे जुड़ी हुई थी और आपके जीवन से जुड़ी हुई खबरें। हम हमेशा वो खबरें उठाते हैं, शहर के डेवलपमेंट की खबर हो, शहर के विकास की खबर हो या शहर की समस्या हो। बहुत सारी खबरें होती हैं, पर खबरों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी, इस शहर के लोगों से जुड़ी हुई खबरें ही हम उठाते हैं। कहीं पुलिस कार्रवाई या कहीं अतिक्रमण या कहीं तोड़ा फोड़ी जो रोज़ होता है वो हो रहा है, कोई नई बात इसमें नहीं। हम कोशिश करते हैं कोई नई बात अगर आपके पास तक पहुँचे तो आपके ज्ञान में भी काम है कि संज्ञान में भी काम आई। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। SIR को लेकर 12 से अधिक याचिकाएं लगी हुई थी। सब ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है SIR करने का, इसके साथ ही भारत की नागरिकता तय करने का अधिकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया SIR के पूरे अधिकार चुनाव आयोग को है और वो आगे भी करेगा। अब ये सारी याचिकाएँ इसके साथ में समाप्त हो गई। इसी के साथ एक और जो बड़ा मामला है कि जो 8 रुपये के लगभग डीजल पे भाव बढ़ गएंगे, जो बढ़े हुए भाव है उसको लेकर जो बात हो रही थी, अभी तक की बातचीत होगी नहीं। ट्रक ऑपरेटरों ने अपनी तरफ से कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। 15 से 20% भाड़ा बढ़ गया है। इस भाड़े का असर सीधा सीधा आपके जीवन और जेब पे आने वाला है, क्योंकि जो भी सामान किराने का आ रहा है उस पर कम से कम आप ये मान कर चलिए कि 3 से 4 रुपये की वृद्धि आपको तत्काल हो चुकी है। मतलब तेल के भाव बढ़ गए हैं, दाल के भाव बढ़ गए हैं, सारे सामानों के भाव बढ़ चुके हैं। FMCG में जो सामान आता है आपका पेस्ट वगैरह, तेल वगैरह, जो भी पैकिंग के सामान है, सब पर भाव बढ़ गए हैं। बाजार में लिस्ट लग चुकी है इसके अंदर। तो जो भी दाल अरहर वगैरह का आयात हो रहा था वो भी महंगी कीमत पर हो रहा है। शेयर बाजार आज 500 अंक टूट के शुरू हुआ। इतना भ्रम फैला हुआ है शेयर बाजार में। ट्रंप के रोज़ बदलते बयानों ने शेयर बाजार की कमर तोड़ रखी है। कल बोलते हैं कि आज बात हो गई, फाइनल हो गया, बस समझौता होने वाला है, शेयर बाजार उछल कूद, और 4 घंटे बाद उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, वापस धड़ाम से नीचे आ जाता। तो अब शेयर बाजार की हालत ये कि शेयर बाजार भी भगवान के भरोसे छोड़ा चुका। वैसे भी हम ताइवान से बहुत पीछे जा चुके हैं, हम 5वें नंबर पे थे, अब हम वो नीचे खसक गएंगे। 2-3 चीनी शक्कर चांदी जो है वो 2000 पे आज उछल गई अचानक, और सोना जो है वो 300 रुपये तक उछला है। तो सोने और चांदी के भाव में भी आज तेज़ी देखी गई। तो ये वो खबरें थी महत्वपूर्ण व्यापार से जुड़ी हुई जो हमने आपको जानकारी दी। हमारा आपसे आग्रह, कार्यक्रम को लाइक करिए और अधिक से अधिक मित्रों तक इसको पहुंचाइए, ताकि हम और बेहतर तरीके से शहर की समस्या को आप तक पहुंचाएं और बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।